हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अपूर्वा पाठक एंड वेलकम टू लक्ष्य ऑफिशियल। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, कंग्रेचुलेशंस एंड विश यू ऑल द लक फॉर योर प्रिपरेशन। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे चलते हैं आज की अपनी क्लास में, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले के जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें आप सभी लोगों ने MPSI के लिए हिंदी के कंप्लीट सिलेबस को देखा था। आई एम श्योर आपने वो लेक्चर देखा होगा और सिलेबस को अच्छे से समझ लिया होगा। आपको पता चल गया होगा कि हिंदी में क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो पूछे जाने हैं और हमें किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है। तो आज की क्लास में उसी सीरियल के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ था, यानी कि भाषा बोध, जिसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो टॉपिक हमने बोर्ड पर पहले ही लिख रखा हुआ है। आज की क्लास के लिए हमारा टॉपिक है भाषा बोध, और यही भाषा बोध है जो स्टार्ट करेगा आपके सिलेबस को, या फिर हम कहें जैसे हमने सिलेबस को देखा था और वहाँ पर देखा था कि 3 पार्ट्स में है आपका सिलेबस। पहला व्याकरण पोर्शन है, उसके बाद जो है वो आपका साहित्यिक पोर्शन है, और उसके बाद आपका MP स्पेशल यानी कि क्षेत्रीय भाषा के विषय में थोड़ा सा आपके कुछ टॉपिक्स दिए हुए थे। तो वही व्याकरण को स्टार्ट करने के लिए, या फिर हम कहें कि व्याकरण को समझने के लिए हमारा जो पहला पॉइंट है, पहला उपविषय है भाषा बोध, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपने वैसे तो भाषा बोध की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत भाषा के विषय में समस्त बोध यानी जानकारी की बातें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट जो है इसमें भाषा बोध के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना था भाषा बोध के अंतर्गत ध्वनि और वर्ण के विषय में, या फिर हम कहें कि वर्ण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपके हिंदी में पूछे जाते हैं वो सारा कुछ मिला के हम कह सकते हैं कि वे सारे टॉपिक्स वर्ण परिचय के अंतर्गत आ जाते हैं। वर्ण परिचय के अंतर्गत तो हमारा, अगर हम एक तरीके से कहें कि हमारा पहला जो टॉपिक होने वाला है समझने के लिए हिंदी को, वो होगा वर्ण परिचय। अब वर्ण परिचय में वर्ण और वर्णमाला तक पहुंचने से पहले एक छोटी सी भूमिका हम तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम शुरुआत करने वाले हैं भाषा को समझने से। भाषा बोध में हमें क्या करना है, भाषा का बोध यानी कि भाषा के विषय में जानकारी की बात की गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो भी हमारा शब्द है, भाषा शब्द की हम बात करते हैं तो जो भाषा शब्द है वह शब्द बना हुआ है भाष धातु से। भाषा शब्द बना हुआ है भाष धातु से। जो भी हमारी जो हिंदी भाषा है वो मूल भाषा यानी संस्कृत से ही कुछ फॉर्म में मॉडिफाई करके बनाई गई है। तो ये इसके जो भी आपको शब्द देखने को मिलते हैं वो सभी धातु से निर्मित शब्द होते हैं। भाष धातु की अगर हम बात करें, हमारे मूल भाषा यानी संस्कृत में हमें धातुएं मिलती हैं। भाष की अगर हम बात करें तो भाष का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। भाष का अर्थ होता है विचार प्रकट करना, यानी कि जिस भाषा की हम बात करने वाले हैं तो उस भाषा का अर्थ क्या होगा, विचार प्रकट करने का माध्यम। आपको पता है मानव जीव की उत्पत्ति हुई, उसका विकास हुआ और उसके मन में कुछ बातें आई, कुछ ऐसे विचार आए जिन्हें वो दूसरे व्यक्ति तक भी प्रेषित करने की इच्छा रखता था। ऐसी स्थिति में उसने क्या किया, सबसे पहले जो भी उसके मन में विचार प्रकट हुए हैं उन्हें वो दूसरे को देना चाहता है। जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए कि किसी एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें किसी साधन या फिर किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से मानव मन में उत्पन्न हुए विचारों को भी एक मन से, अर्थात एक व्यक्ति के हृदय से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता पड़ी, और इसी माध्यम को हमने भाषा के नाम से जाना। यानी कि अगर हम भाषा को समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि भाषा क्या होता है, विचार विनिमय का साधन होता है या फिर विचार विनिमय का माध्यम होता है। अगर हम भाषा को परिभाषित करना चाहेंगे तो हम कहेंगे भाषा होती है विचार विनिमय का साधन। विचार विनिमय के साधन को ही हम भाषा के नाम से जानते हैं। अब हमें विचार आदान प्रदान करने हैं, उसके लिए हम अलग अलग माध्यमों का, अलग अलग तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जब एक व्यक्ति ने अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना चाहा तो उसने कुछ संकेतों का प्रयोग किया। शरीर का विकास हो चुका था, उसके हाथ, पैर, आंखें, चेहरा, ये सारा कुछ बन चुका था, और ऐसी स्थिति में उसने अपनी बात को पहुंचाने के लिए सबसे पहले इशारों का यानी कि संकेतों का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से जो भाषा हमें प्राप्त हुई वह थी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यानी कि जब हम अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रेषित करने के लिए
हाव भाव का, शारीरिक हाव भाव का या फिर कुछ संकेतों का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार की भाषा सांकेतिक भाषा होती है। इसके बाद मानव ने कुछ चेष्टाएं की और उसने क्या किया, प्रयत्न किया एक ध्वनि को उत्पन्न करने का। प्राणवायु जब कंठ से निकली और मुख के विभिन्न अवयवों से स्पर्श करते हुए बाहर निकली तो उसने अलग अलग ध्वनियों को उत्पन्न किया, ध्वनियों का निर्माण प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से जब उसने बोलकर अपनी बात कही और एक अन्य व्यक्ति ने सुनकर उस बात को ग्रहण किया, तो इस प्रकार से हमें भाषा जो प्राप्त हुई वह हुई मौखिक भाषा, यानी कि भाषा का दूसरा प्रकार मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। अब इसके बाद अगर हम भाषा की बात करें, एक व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है और उसने दूसरे व्यक्ति ने उसकी बात को सुन लिया और बात यहीं तक खत्म हो गई, लेकिन यदि वह इन्हीं विचारों को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहे या फिर उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहे, उसके लिए उसने प्रारंभ किया, कुछ निर्माण किया, कुछ ध्वनि को लिपिबद्ध करने का प्रयत्न किया और प्राप्त किया वर्णों को। तो इस प्रकार जो हमारी भाषा तीसरा प्रकार उसका हुआ वो हुआ लिखित भाषा। लिखित भाषा। तो इस प्रकार से हमें भाषा के 3 रूप प्राप्त हुए। पहला, जब उसने संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहनी चाहिए तो सांकेतिक भाषा। दूसरा, जब उसने कंठ से कुछ प्राणवायु को बाहर निकाला और अनेक ध्वनियाँ उसे प्राप्त हुई, यानी कि मौखिक भाषा। और तीसरा, जब उसने इन्हीं ध्वनियों को लिपिबद्ध किया और वर्ण का रूप प्रदान किया, तो तीसरी भाषा यानी कि लिखित भाषा हमें प्राप्त हुई। तो ये तो हो गए भाषा के 3 प्रकार। अब इन्हीं से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हम वर्ण परिचय की तरफ पहुँच रहे हैं। आपको पता है, कोई भी भाषा, आप विश्व की किसी भी भाषा की बात करते हैं तो उसे समझने के लिए उसके प्रयोग को, उसके उच्चारण को और उसके लेखन को अच्छी तरीके से जानने के लिए एक व्याकरण का निर्माण किया गया है, अर्थात कुछ नियमों का निर्माण किया गया है। वह प्रत्येक भाषा अपने साथ एक न एक अपनी भाषा से संबंधित व्याकरण को अपने साथ रखती है, जो उसके नियमों के विषय में जानकारी हमें देता है। तो इसी से हम आगे बढ़ते हैं। भाषा के बाद हम देख लेते हैं व्याकरण क्या होता है। व्याकरण, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी भाषा को समझने के लिए या उसके प्रयोग के, उसके उच्चारण, उसके लेखन के तरीके को समझने के लिए हम जिन नियमों की बात करते हैं उन सभी नियमों का एक एकत्रित रूप को ही हम उस भाषा की व्याकरण के नाम से जानते हैं। अर्थात व्याकरण क्या होती है? व्याकरण एक विधा है। व्याकरण एक विधा है। विधा का अर्थ होता है विधि, रीति या फिर तरीका। किसकी विधा है? किसी भी भाषा के शुद्ध लेखन, भाषा के शुद्ध लेखन, भाषा के शुद्ध उच्चारण और उस भाषा के शुद्ध प्रयोग, जो भी हमारी जितनी भी भाषाएं होती हैं उन सभी के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग के लिए कुछ नियमों को बनाया गया, कुछ तरीकों को बनाया गया और इन्हीं तरीकों को हम उस भाषा की व्याकरण के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? जो हमारी व्याकरण होती है, किसी भी भाषा की व्याकरण होती है, उसके 3 अंग होते हैं। सबसे पहला जो अंग होता है व्याकरण का वह होता है वर्ण। व्याकरण का दूसरा अंग होता है शब्द और तीसरा अंग होता है वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। अब देखिए, जब हमने मौखिक भाषा की बात की थी तो हमने कहा था कि हमने सबसे पहले ध्वनि का निर्माण किया, ध्वनि हमें प्राप्त हो गया और फिर उसी ध्वनि को जब हमने लिपिबद्ध किया, अर्थात उस ध्वनि को एक सांकेतिक रूप प्रदान किया, तो हमें वर्ण की प्राप्ति हुई। यानी कि जो वर्ण होते हैं वे क्या होते हैं? जो वर्ण होते हैं वह ध्वनि का सांकेतिक रूप होते हैं। सांकेतिक रूप होते हैं। वर्ण जो होते हैं वो ध्वनि का सांकेतिक रूप होते हैं। तो इन्हीं वर्णों को हम कहीं कहीं पर ध्वनि भी लिखा हुआ पढ़ते हैं और कहीं कहीं पर हम इसका नाम अक्षर भी पढ़ते हैं।
अक्षर भी पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम वर्णों की बात करते हैं तो आपको पता है ध्वनि क्या होती है, सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। उसके बाद इन्हीं ध्वनियों को हमने सांकेतिक रूप दिया, लिपिबद्ध किया, एक आकार प्रदान किया और हमें वर्ण की प्राप्ति हो गई। तो हम इसी प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि वर्ण को समझते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी याद रखने वाली बात है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। याद क्या रखना है, अगर हम बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई की, तो किसी भी भाषा की, या फिर हम बात करते हैं अगर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन लाइनर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होती है वर्ण। लेकिन यहीं पर याद रखने वाली बात क्या है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो याद रखिएगा मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। क्योंकि आपको पता है कि भाषा पहले मौखिक भाषा का जन्म हुआ है और मौखिक भाषा में ही हमने क्या किया, ध्वनि उत्पन्न की थी। तो ध्वनि का जन्म वर्ण से पहले हुआ है, अर्थात उसे लिपिबद्ध करने से पहले हमने ध्वनि को प्राप्त किया है। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करें तो वो होगी ध्वनि। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वह होती है वर्ण। ठीक इसी प्रकार से आप देख रहे हैं वर्ण या फिर ध्वनि को हम कहीं कहीं पर अक्षर नाम से भी जानते हैं। तो इसके विषय में भी हम लोग जान लेते हैं। क्या अक्षर जो शब्द है आपका यह बना हुआ है अ और क्षर के योग से। क्षर का अर्थ होता है नाश होना या फिर टुकड़े होना। अक्षर का अर्थ हुआ आ उपसर्ग इसमें लगा हुआ है और उपसर्ग आ का अर्थ ज़्यादातर होता है नहीं के रूप में, यानी कि जिसका नाश संभव नहीं है। यानी कि आप देख रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो जब यह इकाई खुद ही सबसे छोटी है तो इसका और नाश क्या ही हो सकता है। तो इसीलिए इसे हम अक्षर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात वह ध्वनि जो भी भाषा का वह रूप है जिसका और नाश नहीं हो सकता और जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो इसीलिए इसे हम अक्षर के नाम से भी जानते हैं। अब ये तो हो गया पहला अंग वर्ण। इसके बाद बात कर लेते हैं शब्द की। शब्द क्या होते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। कोई भी वर्ण होते हैं, आप उनके वर्ण बोलते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन जब उन्हीं वर्णों को हम एक साथ एक समूह में बोलते हैं, उनको योग करके बोलते हैं और फिर वह कोई एक अर्थ स्पष्ट करते हैं, तो इस प्रकार शब्द का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार जब हम बात करते हैं वाक्य की, तो जब इन शब्दों को हम एक विधि में व्यवस्थित करते हैं, एक प्रकार से योग करते हैं और वे एक भाव को स्पष्ट करते हैं, तो इस प्रकार इस रचना को हम वाक्य के नाम से जानते हैं। तो यहीं पर कुछ क्वेश्चन शब्द और वाक्य से भी रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछ लिया गया, लेकिन यदि आपसे पूछता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो याद रखिएगा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है। और इसके बाद अगर पूछ ले आपसे भाव के आधार पर, भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वह होती है वाक्य। क्योंकि क्या होता है, शब्द जो होते हैं वह एक अर्थ को तो स्पष्ट करते हैं लेकिन एक भाव का रूप नहीं धारण कर सकते। भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द के संयोग की बात की जाती है, अनेक प्रकार के शब्दों को योग किया जाता है। इसका फॉर्मेशन जब हम वाक्य को पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे, लेकिन भाव को अगर व्यक्त करना है तो उसकी सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। तो ये तो हो गए व्याकरण के 3 अंग, यानी कि वर्ण, शब्द और वाक्य की बात, और उसी के साथ साथ कुछ जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनकी बात। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी व्याकरण में जो टॉपिक आज के लिए हम पढ़ने वाले थे, यानी कि वर्ण परिचय को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हमारी जो आज की क्लास के लिए वर्ण परिचय की हमने पहले ही बात कर ली थी। वर्ण परिचय को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले वर्णमाला क्या होता है। देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वर्णमाला अर्थात वर्णों की एक माला की बात की जा रही है। यानी कि व्याकरण के अंतर्गत जहाँ आपको पता है कि आपको अनेक तरीके और विधाएं देखने
आपको मिलने वाली हैं उनके वर्णों के शुद्ध उच्चारण, प्रयोग और लिखने के लिए, लेखन के लिए, तो वहीं पर सबसे पहले जो हमें सबसे खूबसूरत रचना मिलती है हिंदी व्याकरण में वो होती है हमारी वर्णमाला। यानी कि जो भी आपके वर्ण दिए हुए हैं, ध्वनि के जितने भी सांकेतिक रूप हैं, उन सभी को एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, एक माला की तरह पिरोया गया है और एक बहुत ही सुंदर रूप दिया गया है जिसे हम हिंदी की वर्णमाला के नाम से जानते हैं। तो वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णमाला में आगे देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वर्णमाला से रिलेटेड वह होता है वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या होती है। तो याद रखिए, वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52, 52 वर्ण होते हैं आपकी हिंदी की वर्णमाला में। कई जगह पर कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, इसमें आप याद रखिएगा, अगर हम वर्णमाला के 2 भेद की बात करते हैं तो वहाँ पर हम भेद की संख्या 2 पढ़ते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप वर्णमाला में वर्णों के भेद की अगर बात करें तो 2 भेद होते हैं, एक है आपका स्वर और दूसरा भेद है आपका व्यंजन। स्वर और व्यंजन वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, या फिर हम कहें कि सिर्फ वर्ण के 2 भेद होते हैं। वहीं पर वर्णों की संख्या 52 होती है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी भेद में और वर्णों की संख्या में। तो चलिए देखते हैं, हमने बात की वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर की अगर हम बात करें तो स्वर होते हैं स्वतंत्र इकाई। अगर हम स्वर को समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्वर होते हैं वे क्या होते हैं? स्वतंत्र इकाई होते हैं। स्वतंत्र इकाई होते हैं। कैसे? आपने बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, एक परिभाषा पढ़ी होगी कि वे सभी वर्ण जो जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। वहीं पर आपने व्यंजन की परिभाषा पढ़ी होगी कि वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है या फिर अन्य वर्णों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये तो बचपन वाली डेफिनेशन जो आप स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब अगर हम इसे और अच्छी तरीके से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में प्राणवायु बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी प्रयत्न के स्वतंत्र रूप से बाहर आती है, उन्हें हम स्वर के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम व्यंजन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए प्राणवायु मुख के विभिन्न अवयवों से स्पर्श करते हुए बाहर आती है, अर्थात प्राणवायु को मुख से बाहर आने के लिए मुख के विभिन्न अंगों से संघर्ष करना पड़ता है, स्पर्श करना पड़ता है और इस प्रकार वर्ण बाहर आते हैं। तो इस प्रकार के वर्णों को हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्वर की बात करें, इस डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से सुन लीजिए, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में प्राणवायु बिना किसी अवरोध के, प्राणवायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। अर्थात ये जो वर्ण होते हैं वे क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और इन्हें हम स्वर कहते हैं। वहीं पर अगर हम व्यंजन की बात करें तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु मुख के विभिन्न अवयवों से संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गए स्वर और व्यंजन वर्ण की परिभाषा या फिर स्वर और व्यंजन वर्ण की क्या पहचान होती है। अब हम बात करते हैं इन वर्णों की संख्या क्या होती है। स्वर की अगर हम बात करते हैं, जो आपके स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या होती है 11। हिंदी में आपने अलग अलग भी देखा होगा बहुत बार, याद रखिएगा इस चीज़ को। आपकी जो मानक हिंदी है, हिंदी भाषा है, इसमें स्वरों की संख्या 11 होती है। वहीं पर अगर आपने 13 देखा है तो जो हमारी मूल भाषा है यानी कि संस्कृत है, मूल भाषा यानी कि संस्कृत में हम स्वरों की संख्या पढ़ते हैं 13, लेकिन जो हमारी मानक हिंदी है इसमें हम स्वरों की संख्या 11 पढ़ते हैं। वहीं अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो हमारे व्यंजनों की संख्या होती है 39
39 व्यंजन हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें भी आप लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते होंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर आप व्यंजनों की संख्या 33 पढ़ते होंगे, कहीं पर कुछ और नंबर आपको देखने को मिलता होगा। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को समझेंगे, उनके नंबर्स, कौन स्वर कितने प्रकार के हैं, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, किनकी संख्या क्या है, इसे याद रखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्वर की हमने बात की, स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या होती है 39। अब आप सोच रहे होंगे कि 11 अगर स्वर है और 39 अगर व्यंजन है, तो जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपके कितने स्वर होंगे? 50 होंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बात की है? वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52। तो ये 2 की कमी किस प्रकार है, तो चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। आपने पढ़ा होगा, जब आपने स्वरों को पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आए होंगे, तो आपने पढ़ा होगा अ आ इ ई उ ऊ, री ए ऐ ओ औ, अंग और आहा। लेकिन हमने स्वर जो बात की है उनकी संख्या क्या बात की है? 11 होती है। यानी कि हमने अ से लेकर औ तक के स्वर को गिना है। जो अंग और आहा होते हैं इन्हें बचपन में स्कूल्स में, या फिर हम कहें कि जो छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं उसमें अंग आहा को भी हम स्वर के साथ ही पढ़ते आए हैं, और इसके बाद क से ज्ञ तक हम व्यंजनों को पढ़ते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमें इसे डीपली समझना है और अच्छी तरीके से समझना है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपके अंग और आहा होते हैं वे होते हैं आपके अयोगवाह। अयोगवाह, ये अयोगवाह क्या होते हैं? यही 11 आपके स्वर हैं, 39 आपके व्यंजन हैं, और इन अयोगवाह की संख्या होती है 2, और इन सभी को मिला के हो जाते हैं टोटल आपकी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52। ये जो अयोगवाह होते हैं इनको ना ही स्वर में स्थान प्राप्त हुआ है, ना ही व्यंजनों में स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम इनकी बात करें तो जो हमारे अयोगवाह वर्ण होते हैं इनका प्रयोग हम स्वर की तरह करते हैं, लेकिन उच्चारण हम व्यंजन की तरह करते हैं। देख लेते हैं। जो अयोगवाह वर्ण होते हैं इनका प्रयोग स्वर की तरह होता है और इनका उच्चारण व्यंजन की तरह होता है, व्यंजन की तरह होता है। तो इसीलिए ना तो ये 11 स्वरों में सम्मिलित हुए, ना ही ये 39 व्यंजनों में सम्मिलित हुए हैं। इनको हम कह सकते हैं ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं वर्णमाला में। चलिए अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम अयोगवाह को और अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी इतना आपने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं स्वर के विषय में। तो स्वर की जब हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन हम देख ही चुके हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वे होते हैं स्वर, और इनकी संख्या क्या होती है? 11 होती है। अब देख लेते हैं स्वरों का भी वर्गीकरण किया गया है। स्वर जो होते हैं आपके वे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं आपके मूल स्वर। पहला प्रकार है वे होते हैं आपके मूल स्वर। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वह है आपके दीर्घ स्वर, और तीसरा प्रकार है वे होते हैं आपके संयुक्त स्वर,
स्वर। हम वर्णमाला की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे तो जो आपके स्वर और व्यंजन दिए हुए इनका वर्गीकरण अनेक प्रकारों से किया गया है, लेकिन अभी क्योंकि हम वर्णमाला की बात कर रहे हैं अर्थात तो वर्णों के सांकेतिक रूप की यानी कि उनके लिपिबद्ध रूप की बात कर रहे हैं, अर्थात यह जो वर्गीकरण है वह है आपका वर्तनी के आधार पे, लिखने के आधार पे आपके स्वरों के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके मूल स्वर, फिर है दीर्घ स्वर और तीसरा जो प्रकार है वह है संयुक्त स्वर। बात करते हैं जो मूल स्वर होते हैं इनकी संख्या होती है 4, दीर्घ स्वर की संख्या होती है 3 और संयुक्त स्वर की संख्या भी होती है 4। अब कौन कौन से स्वर हैं आपके? मूल स्वर जो होते हैं उसमें आपके स्वर आते हैं अ, ई, उ और री। ये जो 4 स्वर हैं वे कहलाते हैं आपके मूल स्वर। इसके बाद दीर्घ स्वर की जब हम बात करते हैं तो इसी अ का दीर्घ रूप होता है आ, ई का दीर्घ रूप होता है ई और उ का दीर्घ रूप होता है उ। री का भी दीर्घ रूप होता है लेकिन उसकी गणना हम संस्कृत में करते हैं, हिंदी के स्वरों में इसको स्थान नहीं दिया गया है। तो दीर्घ स्वर होते हैं आपके 3, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, जिसे आप शायद बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े उ के नाम से भी पढ़ते होंगे। फिर बात आती है आपके संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर में आपके आते हैं ए, ऐ, ओ और औ। ये 4 जो होते हैं वे होते हैं आपके संयुक्त स्वर। तो इस तरीके से हमने क्या बात की, 11 स्वरों की बात की थी। यहाँ पर आपके अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हो गए आपके 11 स्वर। अब देखिए मूल स्वर की तो हमने बात कर ली, 4 मूल स्वर हैं अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर अर्थात इन्हीं के दीर्घ रूप की बात की, आ, ई और उ। री का दीर्घ रूप क्योंकि हम हिंदी में प्रयोग नहीं करते इसलिए उसकी चर्चा हमने यहाँ नहीं की है। फिर बात की है संयुक्त स्वर की, इनकी संख्या है 4 और ये हैं ए, ऐ, ओ और औ। अब नाम से आपको पता चल रहा है क्या संयुक्त की बात की जा रही है, अर्थात यहाँ पर बात की जा रही है योग की, यानी कि ये जो आपके स्वर हैं यानी कि ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या हैं, स्वरों के योग से बने हुए हैं। जो भी आपके मूल स्वरों के योग से बने हुए हैं। तो एक बार हम इनके योग को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आपके जो स्वर हैं इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ओ और औ, ये 4 है आपके संयुक्त स्वर और इनका योग क्या है, अ मिलकर ए जो है वो आपका मिलकर बना है अ और ई से। मूल स्वर में अ और ई के योग से आपका ए बना हुआ है। फिर आप सोचेंगे अगर ए बना हुआ है अ और ई के योग से तो जो आपका ऐ है यह बना होगा दीर्घ अ और दीर्घ ई के योग से या फिर दीर्घ आ और ई के योग से। तो याद रखिएगा कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे, जो आपका ऐ होता है इसके योग के लिए आपका बना हुआ है आ और ए। यहाँ पर दीर्घ आ या फिर दीर्घ ई का प्रयोग नहीं किया गया है, आपके बने बनाए ए में एक आ और योग किया गया है और इस प्रकार आपका दीर्घ ए यानी कि ऐ का निर्माण हुआ है। फिर हम बात करते हैं ओ की। तो जो आपका संयुक्त स्वर है ओ, इसका निर्माण हुआ है आ और उ के योग से और इसी क्रम में औ का निर्माण हुआ है आ और ओ के योग से। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन रहता है कि ए और ओ के निर्माण में अक्सर कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर अगर आ और ई का योग है तो ए बनाने के लिए हम इसी के दीर्घ रूप का प्रयोग करते होंगे, लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स से आपका एक नंबर मिस हो जाता है, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर याद रखिएगा इनका निर्माण, जो भी संयुक्त स्वर होते हैं इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ये हो गए आपके 11 स्वरों की बात। नंबर आप देखते चलिएगा, मूल स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 3 होते हैं और संयुक्त स्वर भी आपके 4 होते हैं और टोटल 11 स्वरों की हम बात कर चुके हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम स्वर के बाद और आगे देखते हैं, जैसा कि हमने अभी बात की थी कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं अयोगवाह, यानी कि हम उन्हें स्वर और व्यंजन के बीच में ही देख लेते हैं और क्रम के हिसाब से भी अगर आप जब वर्णमाला के वर्णों को पढ़ते हैं तो उस क्रम के हिसाब से भी अयोगवाह स्वर और व्यंजन के बीच आपको देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं पहले अयोगवाह की। अयोगवाह, इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है और इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अयोगवाह का
जो प्रयोग होता है स्वर की भांति होता है और उच्चारण जो होता है वह व्यंजनों की भांति होता है। अब अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अयोगवाह जो दो प्रकार हैं, पहला होता है आपका अनुस्वार। अनुस्वार याद रखिए, कहीं कहीं पर यह आपको अनुस्वर भी लिखा मिलता है, अनुस्वार। और दूसरा जो प्रकार है वो होता है विसर्ग। आपकी वर्णमाला में जब आपने स्वर को पढ़ा अ से लेकर अ तक, उसके बाद जो आता है आपका वो होता है अंग। ये जो अंग होता है आपका अ के ऊपर एक बिंदु, इसे ही हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। और अंग के बाद आता है आपका अह, इसे हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। और इन दोनों वर्णों को संयुक्त रूप से हम अयोगवाह का नाम देते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अयोगवाह का अर्थ ना तो केवल विसर्ग होता है और ना ही केवल अनुस्वार होता है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों को साथ में रखते हैं तो इन्हें हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। और ऐसे इनके अलग अलग नाम हैं। इसका नाम अंग का नाम होता है अनुस्वार और अह का नाम होता है विसर्ग। तो ये हो गई अयोगवाह की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यंजनों को। स्वर और अयोगवाह के बाद अब बारी है व्यंजन की, जिसकी परिभाषा की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और अब हम इसकी संख्या से रिलेटेड जो भी हमारे डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णों को क्रम से पढ़ते हैं, तो अ से लेकर अह तक आपने देख लिया। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो अह के बाद आप क्या पढ़ते हैं? क से प्रारंभ करते हैं। और क से प्रारंभ करते हैं, फिर आप देखते हैं क ख ग घ अंग, यानी कि क ख ग घ और अंगा। याद रखिएगा, बहुत लोग इसका उच्चारण अड़ा भी कर देते हैं, लेकिन इसका उच्चारण होता है अंगा। उसके बाद आता है आपका अगला जो वर्ग है च, छ, ज, झ और इया। फिर आता है ट, ठ, ड, ढ और ड़। फिर है आपका त, थ, द, ध और ना। उसके बाद आपका पांचवा वर्ग है प, फ, ब, भ और म। बहुत सारे लोग क्या होता है, कभी कभी वर्णमाला को भी भूल जाते हैं, तो उसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। ये जो आपके क से आप देख रहे हैं, क से प्रारंभ हुए और माँ पर अंत हुए, ये जो वर्ण होते हैं आपके, ये जो व्यंजन वर्ण होते हैं, इन्हें हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों? क्योंकि ये क्या है, वर्गों में विभाजित किए गए हैं। 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो इस प्रकार से क से लेकर माँ तक आपके 5 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो टोटल आपके वर्ण कितने हो गए? 25। यानी कि जो वर्गीय व्यंजन है इनकी संख्या होती है 25। आपके 5 वर्ग होते हैं और इन वर्गों का नाम क्या होता है? प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर इन वर्गों का नाम रखा जाता है। यानी कि आपके जो वर्ग होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। तो ये 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं और इस प्रकार टोटल आपके वर्ण कितने हैं? 25। और इन्हें हम जानते हैं वर्गीय व्यंजन के नाम से। एक और चीज़ याद रखिएगा कि इन्हीं वर्गीय व्यंजनों को हम स्पर्शीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। स्पर्शीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको वर्गीय या फिर स्पर्शीय कुछ भी दिखा मिले तो आप समझ लीजिएगा क से लेकर माँ तक आपके वर्ण की बात की जा रही है। और इनका इस प्रकार से नाम क्यों है, इसको हम आगे जब उच्चारण की दृष्टि से हम वर्गों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। तो ये तो पहला प्रकार हो गया आपका वर्गीय व्यंजन का, जिनकी संख्या होती है 25। अब आप देखिए वर्णमाला जब आप पढ़ते हैं तो क से लेकर माँ तक पढ़ने के बाद अगला जो आपका वर्ण आता है वे क्या आते हैं? य, र, ल और व। कौन से वर्ण आते हैं? य, र, ल और व। ये जो आपके 4 वर्ण हैं ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों के ठीक बाद जो आपके व्यंजन आते हैं वे होते हैं अंतस्थ व्यंजन और इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। कौन कौन से वर्ण होते हैं आपके? य, र, ल और
व। अब इसके बाद ये जो आपके या और व होते हैं, इन्हें हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब टॉपिक से रिलेटेड पढ़ेंगे। अभी आप देख लेते हैं, हम व्यंजनों के वर्णों की संख्या की बात कर रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन के बाद जब आप य र ल व पढ़ते हैं, उसके ठीक बाद आप अन्य जो वर्ण पढ़ते हैं वे पढ़ते हैं श, श, स और ह। श, स, और ये जो आपके श, श, स और ह है, इन्हें हम जानते हैं ऊष्म व्यंजनों के नाम से। ऊष्म व्यंजन के नाम से। इनकी संख्या भी क्या होती है? 4 होती है। और एक और बात याद रखिएगा, इन्हीं ऊष्म व्यंजनों को हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो इनका एक और नाम होता है, वह होता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। तो ये थे आपके व्यंजन। सबसे पहले वर्गीय व्यंजन जिनकी संख्या होती है 25, फिर होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या होती है 4, फिर है आपके ऊष्म व्यंजन जिनकी भी संख्या होती है 4। तो ये जो आपके व्यंजन हैं 25, 4 और 4, टोटल कितने हैं? 29, 4, 33। 33 जो व्यंजन हैं, इन 3 प्रकार के व्यंजनों को मिला के हम मूल व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो जब कभी भी आपको प्रश्न आता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मूल व्यंजन की संख्या क्या होती है, तो मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि व्यंजनों की संख्या क्या होती है, तो आप व्यंजन की संख्या 39 ही लिखेंगे, 39 ही लिखेंगे। अगर व्यंजन के आगे आपको मूल शब्द देखने को मिलता है, सिर्फ मूल व्यंजन की बात की जाती है, तो इस स्थिति में ही आप 33 को टिक करेंगे। अब इन मूल व्यंजनों के अंतर्गत आपको पता चल गया कि वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन 3 प्रकार के व्यंजनों को मिला के टोटल मूल व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं अपनी वर्णमाला में और देख लेते हैं अगला जो व्यंजन है वो आते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला जो प्रकार है, 3 प्रकार के व्यंजनों को हम देख चुके हैं। चौथा प्रकार है, वे होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जिस प्रकार से आपने संयुक्त स्वर पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से आपके संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी क्या होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन? होते हैं क्ष, त्र, ज्या और श्रा। ये 4 जो होते हैं वे होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। अब जिस प्रकार से हमने संयुक्त स्वर में देखा था कि संयुक्त स्वर 2 प्रकार के स्वरों के योग से बने हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके संयुक्त व्यंजन भी 2 अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के योग से बने होते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनके हम योग को देख लेते हैं। जो आपका पहला संयुक्त व्यंजन है यानी कि क्ष, यह बना है आपका क और श के योग से। इसके बाद आपका जो दूसरा संयुक्त व्यंजन है त्र, यह बना है आपका त और र के योग से। फिर है आपका ज्या, वह बना हुआ है आपका जा और इया के योग से। और फिर है आपका श्रा, जो बना हुआ है श और रा के योग से। तो ये जो आपके संयुक्त व्यंजन हैं, ये बने हुए हैं इन 2 अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के योग से। इन संयुक्त व्यंजनों को हम डेढ़ाक्षरी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका हलंत चिन्ह के साथ एक वर्ण दिया हुआ है, और वह क्या करता है, हलंत चिन्ह के बाद कोई भी वर्ण होता है वह आधी मात्रा रखता है, और एक जो अन्य वर्ण दिया हुआ है वह एक पूरी मात्रा रखता है। तो इस प्रकार ये जो आपके वर्ण होते हैं वे 1.5 मात्रा का प्रयोग अपने अंदर रखते हैं, तो इन्हें हम इसीलिए डेढ़ाक्षरी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है, कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है, वो ये होती है, आप देख रहे हैं क्ष त्र तो समझ में आता है, फिर जो आपका तीसरा वर्ण है, तीसरा संयुक्त व्यंजन है, वह है ज्या। अब इसमें क्या गलती होती है, जब हम किसी भी वर्ण को प्रोनाउंस से गलत करेंगे तो फिर वहाँ पर उसके रिटन में भी, लिखने में भी उसमें गलती होने की बहुत संभावनाएं हो जाती हैं। जैसे आप शब्द बोलते हैं, जैसे विज्ञान शब्द का आप उच्चारण करते हैं तो आप वहाँ पर बोलते हैं विज्ञान, लेकिन विज्ञान अगर आप बोलेंगे, इस ज्ञा को विज्ञान अगर इस प्रकार लिखा हुआ है विज्ञान, और इसे अगर आप विज्ञान पढ़ते हैं, तो यह जो आपका संयुक्त व्यंजन है ज्ञा,
अगर हम इसे ज्ञा पढ़ेंगे तो फिर इसका जो निर्माण होगा वह होना चाहिए आधे गा और या से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज्ञा यानी कि इस जो संयुक्त वर्ण है इसका निर्माण होता है जा और इया के योग से, तो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वह होता है ज्या, लेकिन हम इसे ज्ञा बोलते हैं। तो कई बार हम उस ज्ञा को याद करके गलत ऑप्शन में ग और या भी टिक कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण अक्सर हम गलत कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका क्वेश्चन ना गलत होने पाए, इसलिए याद रखिएगा जो ज्या होता है इसका भेद जो होता है, इसका जो विच्छेद होता है वह होता है ज और इया। फिर बात करते हैं श्र की। यह मिलकर बना हुआ श और रा से, और इस वर्ण को संयुक्त वर्ण तो यह है ही, संयुक्त व्यंजन तो है ही, इसी के साथ साथ हम इसे मिश्रित वर्ण के नाम से भी जानते हैं। मिश्रित वर्ण के नाम से भी श्रा को हम जानते हैं। तो ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या थी 4, श, त्र, ज्या और श्रा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे वर्ण हैं, व्यंजन हैं, वह है उच्छिप्त वर्ण। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, 5वें प्रकार के जो हमारे व्यंजन होते हैं वे होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या भी क्या होती है? 2 होती है। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। आपने देखा है आपके ट वर्ग के जब आपने वर्ण देखे थे तो वहां आपने पढ़ा था ट, ठ, ड, ढ और ड। उसी ड और ढ़ में जब हम क्या करते हैं, उच्छिप्त बिंदु का प्रयोग करते हैं। उच्छिप्त बिंदु क्या होता है? उच्छिप्त बिंदु किसी भी वर्ण के नीचे प्रयोग किया जाता है। उच्छिप्त बिंदु का प्रयोग करते हैं तो ये ड परिवर्तित हो जाता है ड़ में और ढ परिवर्तित हो जाता है ढ़ में। अब इसे याद रखिएगा, इसके प्रोनाउंसिएशन से आप इसे याद रख सकते हैं। वहाँ पर आपने ड पढ़ा था और उस ड के बाद जब हम इस उच्छिप्त बिंदु का प्रयोग करते हैं तो यह बन जाता है ड़। आप एक शब्द देख लीजिए, शब्द है, मान लीजिए आप देखते हैं लड़का। लड़का में जो ड़ा प्रयोग होता है वह होता है उच्छिप्त वर्ण ड़ा। उसी तरीके से जब आप ढ़ा की बात करते हैं तो आप एक कोई भी वर्ण, कोई भी शब्द देख सकते हैं। जैसे आप देख लेते हैं बूढ़ा, तो यहाँ पर ढा ना प्रयोग करके ढ़ा का प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा एक ठेठ भाषा में इन वर्णों का ज़्यादा प्रयोग होता है, ताड़नजात भाषा में, तो इन्हें ड़ा और ढ़ा को याद रखिएगा। ये ट वर्ग के डा और ढा से सिमिलर हैं, इनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन ये क्या हैं? उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। इन्हीं उच्छिप्त व्यंजनों को क्योंकि ये सिमिलैरिटी रखते हैं ड और ढा से, इसके आधार पर ही, यानी कि वर्तनी के आधार पर ही हम इन्हें द्विगुणित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। द्विगुणित व्यंजन। तो उच्छिप्त व्यंजन एक और आपको नाम मिल गया। उच्छिप्त व्यंजनों को हम द्विगुणित व्यंजन या फिर ताड़नजात वर्ण के नाम से भी देखते हैं। ताड़नजात वर्ण, इनकी संख्या क्या होती है? 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? ड़ा और ढा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, वर्णमाला में स्वर को हम देख चुके थे, यहाँ पर से हमारे व्यंजनों को हमने पढ़ लिया है। टोटल कितने व्यंजन हम पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हमने 25 वर्गीय व्यंजन पढ़े, फिर 4 अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद 4 ऊष्म व्यंजन, उसके बाद आपके 4 संयुक्त व्यंजन और इसके बाद ये 2 उच्छिप्त व्यंजन। टोटल आपके, एक बार हम टोटल भी देख लेते हैं क्योंकि कई बार वर्णों की संख्या को लेकर भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम उन सबको एक साथ लिखते हैं और इनके टोटल से संबंधित, यानी कि अलग अलग प्रकार के वर्णों की संख्या से संबंधित आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो उनको क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बात कर रहे थे हम, जो हमारी वर्णमाला की हमने बात की थी, वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या थी? 52। अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि वे 52 वर्ण कौन कौन से हैं। 2 प्रकार हमने बताए थे वर्णमाला में वर्णों के। सबसे पहले बात की थी स्वर की, और स्वर की हमने संख्या क्या बोली थी? 11 स्वर होते हैं। स्वर के हमने 3 प्रकार देखे हैं। सबसे पहले आते हैं आपके
मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वरों की संख्या हमने क्या पढ़ी थी? 4। फिर है आपके दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और इन दीर्घ स्वरों की संख्या हमने पढ़ी थी 3। फिर आते हैं आपके संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वर की संख्या भी हमने क्या पढ़ी थी? 4 पढ़ी थी। तो ये तो हो गए आपके स्वर। इसके बाद हमने बात की थी कि अयोगवाह क्या होते हैं। अयोगवाह स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं, और इनको वर्णमाला में भी स्वर और व्यंजन के बीच में स्थान दिया गया है, और अयोगवाह की संख्या क्या होती है? 2 होती है। फिर हम बात करते हैं हमारे व्यंजन की। व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपके व्यंजन आते हैं वे होते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, जिन्हें हम स्पर्शी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, और इनकी संख्या क्या होती है? 25 होती है। इसके बाद आते हैं आपकी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या हमने कितनी पढ़ी है? 4 पढ़ी है। फिर आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या हमने क्या पढ़ी है? 4 पढ़ी है। इसके बाद आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी होती है 4। और इसके बाद जो वर्णमाला में अलग हैं आपके उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त या फिर द्विगुणित व्यंजन, द्विगुणित व्यंजन, और इनकी संख्या हमने क्या पढ़ी है? 2 पढ़ी है। अब इनका हम जब टोटल करेंगे तो कितने वर्ण होने चाहिए? 52। देख लेते हैं, 4 3 4, ये हो गए आपके टोटल कितना? 11 स्वर। फिर आपके 2 अयोगवाह, तो 2 ही हैं। फिर आपके 25, 4 और 4, हमने बात की थी पहले भी कि जो आपके वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, यानी कि 25, 4, 29, 4, 33 जो आपके व्यंजन होते हैं, इन्हें हम मूल व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है मूल व्यंजनों की संख्या क्या है? तो मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। अब उसके बाद इसमें 4 संयुक्त व्यंजन और 2 आपके उच्छिप्त व्यंजनों को भी जोड़ दिया जाएगा, तो आपके टोटल जो व्यंजनों की संख्या हो जाएगी, इसमें आपके 6 और व्यंजनों को जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर हो गए आपके 39 टोटल व्यंजन हो गए, 11 आपके स्वर हो गए, और 2 हो गए आपके अयोगवाह। और इस प्रकार हमने क्या देखा कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या होती है? 52 होती है। आई एम श्योर अब आप लोगों को वर्णों की संख्या से रिलेटेड कौन से वर्ण, कई बार क्या होता है संख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि मूल स्वरों की संख्या क्या है, या वर्गीय व्यंजनों की संख्या क्या है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या है। तो ऐसे कोई भी डाउट्स आपको नहीं रह गए होंगे। ये आपकी वर्णमाला में सभी वर्णों को तो आपने समझा ही है, साथ में इनकी संख्या को भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, याद कर लिया होगा। तो ये तो हो गई हमारी वर्णमाला की बात। अब इसके बाद हम इसी वर्णमाला में तो स्थान प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ और वर्णों को भी हम देख लेते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं अपनी भाषा हिंदी में। कौन से हैं वे वर्ण? आपने सुना होगा, हम बात करते हैं आगत वर्ण की। आगत वर्ण क्या होते हैं? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, आगत वर्ण यानी कि आगत यानी कि बाहर कहीं से आए हुए, यानी कि किसी अन्य भाषा के, किसी अन्य विदेशी भाषा के कुछ वर्ण हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में भी अक्सर करते हैं, ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमने इन्हें वर्णमाला में तो स्थान नहीं दिया है, लेकिन अपनी भाषा में स्थान दे रखा है। और इसके लिए हमने एक अलग व्यवस्था बनाई है जिसे हम आगत वर्ण के नाम से जानते हैं। मैं वर्ण इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगत स्वर भी है और आगत व्यंजन भी हमें प्राप्त हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले अगर हम आगत स्वर की बात करते हैं, आगत स्वर की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा, आपका स्वर होता है अ, दीर्घ आ, और उसके ऊपर ये अर्धचंद बिंदु लगा हुआ एक जो आपका स्वर होता है अ। बहुत सारे आपने शब्द ऐसे देखे होंगे, जैसे आपका शब्द होता है डॉक्टर, हॉस्पिटल, कॉलेज, इस प्रकार के जो आपके शब्द होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है यह स्वर। जैसे आपका शब्द हम एक लिख लेते हैं डॉक्टर, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इस प्रकार से आपका एक शब्द लिखा हुआ है जिसमें आगत स्वर का प्रयोग किया गया है। तो यह जो अ होता है इसे हम आगत स्वर के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं आगत व्यंजन की।
आगत व्यंजन की। तो आगत व्यंजन में क्या होते हैं, आपका व्यंजन है ज और फा। देखिए अभी आपने जो आपके वर्गीय व्यंजनों में पढ़ा, ज पढ़ा है और च वर्ग में ज पढ़ा है और प वर्ग में फ पढ़ा है, वह फा होता है और यह जो है वह है फ। उसी तरीके से ये वो जो वर्ण है जो आपने वर्गीय व्यंजन में पढ़ा है वह होता है जा, और यह जो वर्ण है यह है ज। इसमें क्या अंतर है, जो भी आपका वर्ण था, जिस प्रकार आपने उच्छिप्त व्यंजन को पढ़ने के लिए क्या किया, आपके वर्गीय व्यंजन में क्या किया, उच्छिप्त बिंदु का प्रयोग किया और उसे उच्छिप्त व्यंजन बना लिया। ठीक उसी प्रकार से जो आपके वर्गीय व्यंजनों में आपने ज और फ को पढ़ा है, उसमें आपने एक बिंदु का प्रयोग वर्ण के थोड़ा सा आगे किया है और उसे हमने आगत वर्ण, आगत व्यंजन के नाम से संबोधित किया है। यह जो बिंदु होता है इसे हम नुक्ता के नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं नुक्ता। और ये जो आपके आगत व्यंजन होते हैं ये आपके अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। अरबी और फारसी जो भाषा होती है, वैसे तो आपके बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं जिनमें नुक्ता लगाकर आप उन्हें एक अलग तरीके से उच्चारित करते हैं। ज़्यादातर आप जब कभी भी या तो आप उर्दू शायरी वगैरह देखते होंगे या फिर इस प्रकार के कुछ नॉवेल्स पढ़ते होंगे, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे वर्ण मिल जाते होंगे जिनके नीचे इस नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मेनली हम लोगों ने ज और फा को ही हिंदी में स्थान दिया है, ग्रहण किया है, और इसे हम आगत व्यंजन के या फिर ग्रहीत व्यंजन के नाम से पढ़ते हैं। तो ये तो दो हो गए, आगत स्वर अ और आगत व्यंजन ज और फा। इसके बाद यहाँ इन्हें वर्णमाला में स्थान नहीं मिला, लेकिन क्योंकि हम इनका प्रयोग करते हैं तो इन्हें हम हिंदी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। इसके बाद कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे भी आपको देखने को मिलते हैं, अमानक वर्णों की बात की जाती है। देखिए हमने बात की थी मानक हिंदी की, यानी कि वह हिंदी वर्णमाला जिसे ग्रहण किया गया है हिंदी में। अमानक वर्ण कुछ वे वर्ण होते हैं जिनका प्रयोग पहले होता था, लेकिन फिर समय के साथ साथ उनके प्रयोग को कम करके उनके स्थान पर नए वर्णों का निर्माण कर लिया गया और उनको एक तरीके से त्याग दिया गया, उनका प्रयोग हिंदी में वर्जित कर दिया गया। अभी भी कुछ ऐसी पुरानी बुक्स होती हैं, कुछ पुराने ग्रंथ होते हैं हिंदी भाषा में ही, जिसमें आपको इस प्रकार के वर्ण देखने को मिल जाएंगे। तो कौन कौन से होते हैं आपके अमानक वर्ण? अमानक वर्ण, सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का एक ल देखने को मिलता है, वह होता है आपका अमानक वर्ण। फिर इस प्रकार से आपको एक वर्ण देखने को मिलता है और एक वर्ण आपको देखने को मिलता है इस प्रकार से। अब ये ला आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, ल आप सभी लिखना जानते होंगे। यह जो है वह है झ, झ, और ये आपका मिश्रित स्वर यानी कि श्रा। तो इस प्रकार से जब हम इन्हें लिखते थे पहले प्राचीन समय में, हम इन वर्णों को इस प्रकार से, इनकी वर्तनी इस प्रकार की थी, लेकिन अब इनका प्रयोग वर्जित है, यानी कि इन्हें अमानक वर्ण की श्रेणी में रख लिया गया है। तो ये थी आपकी हिंदी की वर्णमाला, जिसमें आपने सबसे पहले तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, पहले हमने भाषा के विषय में थोड़ा सा चर्चा की, फिर हमने बात की व्याकरण की। व्याकरण एक विधा है जिसके अंतर्गत शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग की बात की जाती है। फिर हमने व्याकरण को समझा, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। उसके बाद हमने भाषा बोध के अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक था यानी कि वर्ण परिचय, उसे स्टार्ट किया और उसके अंतर्गत हमने वर्णमाला को देखा अच्छी तरीके से, स्वर और व्यंजन में उसका विभेद, स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं, इन सभी को समझा जाना। आई एम श्योर आपको ये सब समझ में आया होगा अच्छे से। आप इन्हें देखिएगा 1-2 बार देखने से, अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आई एम श्योर ये इसमें बहुत कुछ नया नहीं है, ये सब कुछ आपका पहले से पढ़ा हुआ है। बस कोई भी आपके डाउट्स हों तो वो क्लियर हो जाएं, या फिर एक तरीके से हम कहें कि हमारा जो भी बेस होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वर्णमाला, उसे अच्छे से समझ लें। तो इसी के साथ अब आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे की क्लास में हम देखेंगे वर्णों के वर्गीकरण को। नमस्कार।